अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? कैन यू ऑल हेयर मी? हाँ भाई। बहुत लेट हो गया आज। तो कोशिश करते हैं कि 9 बजे तक पेपर ख़त्म करें। कल भी हमारा टाइम पे हो गया था, पर कंप्लीट प्लान यही होगा कि जितनी देर का पेपर है उतनी ही देर में करें, उससे ज़्यादा देर ना लगाएं, ठीक है? सो आई एम गोना ट्राई कि जो आसान क्वेश्चन है उसको मैं ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन ना करूँ, एंड आई डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट। सो हियर इज़ द पेपर दैट वी आर डूइंग टुडे। ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि आज हम क्या करेंगे। अक्टूबर नवंबर 2024, सो 1 आवर 15 मिनट्स में हमने 40 क्वेश्चंस करने हैं। ऑल एमसीक्यूज। हर पेपर हर क्वेश्चन का एक नंबर है, तो आसान हो या मुश्किल हो आपको पता है आपको एक नंबर ही मिलना है। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी है, स्क्रीन एवरीवन शुड बी एबल टू सी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द पेपर। ठीक है। लेट्स पिक अप द स्पीड फ्रॉम द स्टार्ट ताकि हम इसको जल्दी जल्दी कर सकें। ऑलराइट। तो पहली चीज़ जो आपसे पूछी जा रही है वो ये है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और यूनिट की बनी हुई होती है, ठीक है। विच रो डज नॉट शो अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। तो गलत कॉम्बिनेशन बताना है भाई। ये तो सही कॉम्बिनेशन है, मास और ग्राम यूनिट तो सही है। हम उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ऐसा ही यूनिट ही बताएं, ठीक है। यूनिट कोई सा भी हो सकता है। ये भी सही है कॉम्बो। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आपके पास फिर कूलम आना चाहिए था। तो सी आपका जवाब है। टेम्परेचर का केल्विन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया पहला वाला, इजी पीजी। ज़्यादा इसमें देर। एक मिनट रुको ज़रा, मैंने अपने पास गलत मार्किंग स्कीम खोली हुई है, फिर मैं यहीं बैठ के परेशान होता रहूँगा। हाँ, वन का सी है। ठीक है भाई। चलो टू देखते हैं जल्दी से अब। अ, जो सवाल मज़ेदार होगा उसमें मैं पोल भी बनाऊंगा ताकि आप भी सॉल्व करके फिर साथ में मुझे आंसर दें। अब जितने बच्चों वाले सवाल हैं फिर उसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एंड विल जस्ट ट्राई कि मैं पोल बनाने में भी टाइम लगता है बार बार, सो आई एम गोना ट्राई के जो सवाल ईजी हैं उनको करके हम फारिग करें। स्मॉल कार ट्रेवल्स इन अ टॉल स्मॉल कार अगेन 1000 kg मास इज फाइन। व्हाट इज द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। पिछले पेपर में हमसे मोमेंटम ऑफ द कार पूछा हुआ था, उसकी स्पीड दी हुई थी। अब यहाँ पे स्पीड भी नहीं दी हुई, तो गाड़ी की स्पीड का अंदाजा भी खुद लगाना है। अच्छा, अब यूजुअली जब मैं और आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी की स्पीडोमीटर पे स्पीड हम किलोमीटर्स पर आवर में देखने के आती हैं। मीटर्स पर सेकंड में यू डू नॉट थिंक ऑफ द स्पीड ऑफ अ कार इन टर्म्स ऑफ मीटर्स पर सेकंड। सो यहाँ पे गाड़ी स्मॉल है, तो पहले तो 1000 kg ठीक है, यहाँ पे ले लो मास। और उसकी स्पीड जो है वो अब आपके टाउन में अगर आप चला रहे हो, इफ़ यू ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रीट at a reasonable speed, तो I would say I will just keep it at 40 meters per second, ठीक है। सॉरी, नॉट meters per second, kilometers per hour, ठीक है। बट आई थिंक एनीथिंग अंडर 100 माइट बी रीजनेबल, ठीक है। बिकॉज देखो आंसर्स के बीच में बहुत डिफरेंस है, द आंसर्स आर रियली डिफरेंट। सो आप जल्दी से बस अपना हाफ एम वी स्क्वायर लगाएं और उसमें वैल्यूज इंपुट करें और देखते हैं क्या जवाब आता है। सो लेट्स ट्राई। मेरे पास आ रहा है 800 आ रहा है। तो इफ़ आई जस्ट से 800,000 के बजाय इसको मैं 10 सिंपली मिलियन कर दूं, तो ये बन जाता है 10, या फिर आप कह लो 1 × 10⁶। दिस इज एक्चुअली मच क्लोजर टू बी देन ए, राइट। तो आई वुड बी इंक्लाइन टू गो विद बी, बट आई कुड बी रॉन्ग एज वेल। मैं 100% मैं मार्किंग स्कीम से की तरफ देखते हुए घबरा रहा हूँ। बिल्कुल मेरा गलत आंसर आया है, ये आंसर नहीं है। आंसर मार्किंग स्कीम में ए लिखा हुआ है। तो आई थिंक द थिंग दैट वी नीड टू एडजस्ट है इसकी स्पीड भी थोड़ी कम करें, बिकॉज टाउन में आप यू प्रॉब्ली ड्राइव इवन स्लोअर। बट आई थॉट कि 40 इज वेरी रीजनेबल, लेकिन गाड़ी का मास थोड़ा और कम कर ले। स्मॉल कार कितनी छोटी होगी यार, 800 700 kg की होगी। लेट्स ट्राई इट विद 70 kg। आई वुड स्टिल कीप द स्पीड द सेम। फिर भी बहुत फर्क तो नहीं पड़ने वाला यार। आई एम नॉट श्योर व्हाट्स अप, बट एनी हाउ द आंसर एक्चुअली इज ए, और बी जो है वो हमने गलत निकाला था, तो बी आंसर नहीं था, ए था। आई वुड लाइक टू रीड द कमेंट्स ऑफ द एग्जामिनर ओवर हेयर फॉर यू गाइस। एग्जामिनर ने क्वेश्चन 2 के ऊपर कमेंट्स दिए हैं, कह रहे हैं अराउंड हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स करेक्टली सिलेक्टेड ए, बी वाज आल्सो अ पॉपुलर चॉइस। 70 kg नहीं 700 लिखना था बेटा, 70 गलत लिख दिया। अच्छा, बी वाज आल्सो अ पॉपुलर चॉइस, दिस काइनेटिक एनर्जी इज कंसिस्टेंट विद द कार ऑफ अ मास। ओ अच्छा, मुझे मिस्टेक समझ में आ गई, आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक।
अरीबा ने भी मुझे पॉइंट आउट कर दिया। सो द मिस्टेक दैट आई मेड ओवर हियर वाज कि यार ये स्पीड तो किलोमीटर्स पर आवर में ना, इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना था पहले, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको उसमें डाल दिया। सो दैट वाज एक्चुअली द मिस्टेक, तो वी शुड डेफिनेटली नॉट बी गेटिंग बी, ए ही आना चाहिए। सो हुआ ये है कि स्पीड को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया एक्चुअली, ठीक है। तो एनी हाउ जल्दी से इसको कर लेते हैं कन्वर्ट। 40, कल मैंने आपको कन्वर्ट करके भी दिखाया था, 40 किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो शॉर्ट जवाब इस बात का ये है कि किलोमीटर वाला पार्ट जो है वो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से, और आवर्स वाला पार्ट जो है वो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से, इस तरह डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 40 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600। सो दैट्स योर स्पीड 11.1, 11 आएगी, 11 मीटर्स पर सेकंड। अब आप जवाब देंगे तो अब आप सही चलेंगे, ठीक है। तो स्पीड बहुत अच्छी अज्यूम की थी क्योंकि एग्जामिनर कह रहा था 10 मीटर्स पर सेकंड की अज्यूम करो स्पीड, तो अब हमने क्या कर लिया है, 11 की स्पीड ले ली, तो इसको 10 ही अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो हाफ इंटू आई डोंट नो मास ऑफ द कार 1000 ही रखते हैं अभी भी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं व्हाट डू यू कॉल इट, 10 का स्क्वायर। सो इफ यू डू दिस तो हमारा ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ही आंसर आ जाता है, हम लिटरली एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं जो कि ये है। ऑलराइट, ऑलरेडी हम दूसरे क्वेश्चन पे हमने जो ना टाइम निकाल लिया अपना, चलो ये तो होता ही है फिर ए लेवल करते हुए। नाउ द सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम नॉट स्क्रॉलिंग ऑल द वे डाउन, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। अ सॉलिड बार हैज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ओनली द क्रॉस सेक्शन इज स्क्वायर, बाकी वो रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगुलर बार या आप कह लो कि व्हाट डू यू कॉल इट, क्यूबॉइड शेप में होगा। लेंथ इज मेजर्ड एज दिस एंड इट्स विड्थ इज मेजर्ड एज दिस, इसके क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बार, व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेटेड इन द वॉल्यूम, ठीक है। सो एसेंशियली हमारा जो बार है उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है और ये हमारा बार है एसेंशियली। तो इसका वॉल्यूम अगर आपने निकालना है तो 2 × 2, और ये वाली चीज़ जो है वो 50। तो पहले आप इसका वॉल्यूम निकाल लें। हमें कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम, सो वी डोंट इवन नीड टू आई थिंक कैलकुलेट द वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम विल बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस percentage uncertainty in the width or the breadth plus the percentage uncertainty in height। तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने ऐड कर देनी है, कोई स्क्वायर नहीं है कोई कुछ नहीं है। तो ऑल यू नीड टू डू इज, यहाँ पे आप क्या करोगे, 0.01 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, ये लेंथ है और ब्रेथ भी एग्जैक्टली सेम है, तो दिस थिंग इज गोना बी कॉपी पेस्टेड, और यू कुड जस्ट डू लेंथ का स्क्वायर एज वेल, और उसके बाद उसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाला पार्ट हो गया। अब आप हाइट वाले पार्ट का कर लें, या हाइट कह लो या उसे लेंथ कह लो, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो दिस इज द पार्ट जिसको मैं हाइट बोल रहा हूँ, बट एनी हाउ, सो दिस इज गोना बी 0.2/50 इंटू 100। इस तरह आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। सो लेट्स डू दिस रियल क्विक। ठीक है, इन दोनों को मिला के आंसर आ रहा है 1%, प्लस जो तीसरा वाला पार्ट है उसका आंसर देख लेते हैं क्या हो गया। ये आ रहा है 0.4%, so the answer is 1.4%, which has to be D। 3 का D है, let's confirm exactly। ठीक है, so not a difficult question at all, just requires a bit of working but not difficult, okay। चलो, अब आपसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक ऑब्जेक्ट का दिखाया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन इस टाइप के काइनेमेटिक्स में, आपको ऐसे जितने सवाल मिले ग्राफ्स के कर लो, अच्छी प्रैक्टिस होगी। यू हैव योर टॉपिकल फाइल्स, प्रैक्टिस एज मैनी एज यू कैन। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद टाइम, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, डोंट वरी अबाउट द कर्वेचर रियली, जस्ट रिमेंबर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और यहाँ पे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है।
अब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट डिक्रीज होगा। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो हमारी वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट करनी चाहिए, सारी जीरो से स्टार्ट कर रही है, पहला चेक हमने ये लगाया, सब जीरो से स्टार्ट करनी, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद कह रहे हैं कि अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपकी वेलोसिटी यहाँ भी इंक्रीज, वेलोसिटी थ्रू आउट इंक्रीज करेगी। तो अब जैसे यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ये गलत हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इधर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, गलत हो गया। अब सिर्फ ए और डी का मुकाबला रह गया। डी के अंदर थ्रू आउट आपका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, ओनली इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। ये तब होता अगर आपकी एक्सेलरेशन जो है वो बस इस तरह जा रही होती, बट आपकी ग्रेडियंट जो है वो शुरू में इंक्रीज होगा वेलोसिटी का, क्योंकि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। अब बाद में भी एक्सेलरेशन ही है बट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, तो ग्रेडियंट डिक्रीज होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से करस्पॉन्ड करता है। हाउ डिड आई एलिमिनेट बी? स्पीड डिक्रीज कर रही है, स्पीड डिक्रीज नहीं करती, एक्सेलरेशन ही हो रही है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं कि स्पीड डिक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज ही करेगी बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो ये गलत हो गया, दैट्स व्हाई आई एलिमिनेटेड बी। सो योर आंसर इज ए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्वियसली काफ़ी कॉमन है, काफ़ी कॉमन है। एक ग्राफ देख के दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख के वेलोसिटी टाइम देख के डिस्प्लेसमेंट टाइम, और इसी तरह एक्सेलरेशन टाइम देख के वेलोसिटी टाइम को स्केच करना, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इस टाइप के क्वेश्चन जितने आपको मिले आप सारे कर लो, ठीक है। सो काइनेमेटिक्स की, डायनेमिक्स की, जितनी भी आपको मिलती हैं इस टाइप के सवाल, उसमें इन दोनों फाइलों के अंदर ढूंढ ढूंढ के ग्राफ्स वाले सारे प्रैक्टिस कर लो। एमसीक्यूज में फ़ायदा ये होता है, यू कैन डू फोकस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। और जिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर में आप वीक हो, आपको सिर्फ वो रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। सो इफ़ यू ओनली फीलिंग a little confused about the graphs, you can only practice the graphs. If you're only feeling a little less confident about polarization, you can only practice polarization and revise polarization. You don't have to revise the whole chapter of waves. ये फायदा होता है एमसीक्यूज का। तो फोकस प्रैक्टिस करके कैन आई ओनली डू योर टॉपिकल्स एंड लीव ईयरलीज? मेरे टॉपिकल्स में जो है ना, जो मोस्ट रिसेंट क्वेश्चंस हैं वो फिर नहीं आएंगे। तो 23 और 22, 23 और 24 के ईयरलीज कर लेना, बाकी मेरे टॉपिकल्स आप प्रैक्टिस कर लो, उसमें बाकी सारे सवाल हैं। तो the only reason I'm saying is because polarization and some of the new things जो syllabus changes 2022 में हुई थी, they only reflect after 2022। तो फिर आपको yearly most recent वाले एक दफ़ा कर लेने चाहिए। Now moving forward, stone falls from rest, air resistance को negligible. What is the speed of the stone when it has fallen through a distance of 0.4? You can do this through energy, you can do this through kinematics, दोनों तरीकों से कर सकते हो। नहीं, हाँ, दोनों तरीकों से कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। If I do this through this method, kinematics, तो ये मेथड है, v अननोन है, u जीरो हो चुका है, a की वैल्यू 9.81 है, और ये इस तरह है। तो जवाब आपका आएगा 0.885 मीटर्स पर सेकंड। क्या गलत हुआ है? कुछ गलत किया है? अच्छा, मैंने वो कैलकुलेटर में 0.4 की बजाय 0.04 लिख दिया गलती से, माय बैड। सो इट्स 2.8। आंसर इज बी। दूसरा तरीका ये है, एयर रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कर रहे हैं, कोई और टर्म है नहीं, इस तरह से करोगे तब भी सेम यही जवाब आएगा। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर होता है, लेकिन यू इसमें जीरो है तो वही बात घूम के आ जाएगी दोबारा से। सो 5 का बी था। आई एम ट्राइंग टू डू दिस अ लिटिल फास्ट टुडे। बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, सो प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। ग्राउंड इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, वे स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द बॉल इज करेक्ट। ओके, सो लेट्स ड्रॉ दिस। टॉल बिल्डिंग बनाओ अपनी, बॉल को थ्रो किया है, ये बॉल का मोशन होता है। वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल
acceleration of the ball is always at right angles to the path of the ball. That's not what happens. ऐसा कुछ नहीं होता. जब बॉल यूं ट्रेवल कर रही है तो अब एक्सेलरेशन यूं है. एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट यूं है, लेकिन अब यहाँ पे मोशन ऑफ द बॉल यूं है, यहाँ पे मोशन ऑफ द बॉल यूं है, तो ये परपेंडिकुलर थोड़ी है. ये तो सर्कुलर मोशन में होता है ऐसा. अब A2 में पढ़ोगे तो A इज नॉट द आंसर. बॉल फॉलोज अ सर्कुलर पाथ. दिस वुड ओनली हैपन इफ A इज ट्रू. अगर ऑप्शन A ट्रू होता तो फिर B ट्रू होता. दिस इज समथिंग दैट यू विल स्टडी इन A2, बट ऑब्वियसली वी हैव लर्नड, आपको बताया हुआ, लिख के बताया हुआ, इट्स फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ. बेटा वहीं रिकॉर्डिंग अपलोड होगी जहाँ हमेशा होती हैं. आपके गूगल क्लासरूम पे जूम का लिंक आएगा, वहाँ से आप जूम लिंक पे क्लिक करोगे, आपके पास न्यू टैब में रिकॉर्डिंग खुल जाती है हमेशा. Ball has constant acceleration, exactly 9.81 downwards. That's correct. The ball's time in air is proportional to the velocity with which it is thrown. I'm not even gonna try and check this one. ये मैंने बात, and this is also not true. बिकॉज उसकी इनिशियल वेलोसिटी, बॉल को हॉरिजॉन्टली तो वर्टिकल कंपोनेंट का इनिशियल वैल्यू जीरो होगा हमेशा. तो ये वाली वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी मर्जी ताज़ा कर लो, इससे इस वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. और सी जो है वो बहुत ऑब्वियसली करेक्ट है, तो इसलिए कोई इतना इशू नहीं है इसको चेक करने में. अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. Collision is inelastic. The objects move off together. Assume that the two objects are in an isolated system. Which row shows the possible values of the total momentum, the total kinetic energy of the system before and after the collision? ठीक है. देखो, टोटल मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होनी चाहिए. ये है इनएलास्टिक कोलिजन की कंडीशन. तो टोटल मोमेंटम अगर कंजर्व होना चाहिए तो पहला ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका. ये और ये सही है. ठीक है. अभी तक हमने ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दिया. अब हम ए को देखे बगैर बाकी के तीन रोज को इनको चेक करेंगे. तो इसमें काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होनी चाहिए, इंक्रीज नहीं होनी चाहिए. काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होती है इन इलास्टिक कोलिजन में. तो दिस सीम्स डेफिनेटली ऑफ. ये वाला रीजनेबल लग रहा है. इसमें इक्वल आ रही है तो ये बात गलत है, नहीं होनी चाहिए इक्वल. ठीक है, कम होनी चाहिए. सो ऑप्शन सी आपका सही लग रहा है. बेटा तंजील, ये बात मैं दोबारा बताया हूँ. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द पाथ ऑफ द बॉल का मतलब है कि एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द बॉल होगी. अब यहाँ पे जरा एक्सेलरेशन को ड्रॉ करो. एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड्स होती है. क्या एक्सेलरेशन का ब्लू वाली लाइन से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? नहीं, सिर्फ इनिशियली बनता है. सिर्फ इनिशियली बॉल की एक्सेलरेशन 90 डिग्री का एंगल बनाती है बॉल के पाथ से, बाकी तो नहीं बनाती ना थ्रू आउट द मोशन. तो बस ये वाली बात थी. ओके, सो 7 का सी है, बिल्कुल सही है, शाबाश. चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बिस्मिल्लाह. The graph shows how a quantity y varies with quantity x of an object falling vertically at its terminal velocity. ये सबसे कीवर्ड है. और वर्टिकली फॉल कर रही है टूवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है भाई. तो ये कौन सी चीज़ है जो लीनियरली कम कर रही है? विच क्वांटिटीज कोड रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई? ठीक है. टर्मिनल वेलोसिटी पे अगर फॉल कर रही है तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, देयर इज नो पॉइंट. वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये तो होगा नहीं. हाँ, अगर हम बात करें हाइट की, हाइट या डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड वर्सेस टाइम, तो ये एक प्लॉजिबल ऑप्शन है. वो एक कांस्टेंट ग्रेडियंट से वो चीज़ कम होगी. सो दैट मेक्स अ लॉट मोर सेंस. एंड आई थिंक ये मुझे ऑप्शन नज़र आ भी रहा है. तो आई वुड गो विद बी वेरी इजीली, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? अच्छा जी, डिस्टेंस मूव्ड और काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस मूव्ड और वेलोसिटी. देखो, अगर हमें ऑप्शन सही ना मिलता ए और बी में तो हम इनको चेक करने बैठ जाते हैं, इनका रिलेशनशिप निकालते बैठ के. अगर लीनियर रिलेशनशिप आता नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ तो वी कुड हैव चूजन इट. यानी कि डिस्टेंस मूव्ड और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशंस लिख के उनको फिर एक दूसरे के टर्म्स में आपको उनकी एक एक्सप्रेशन बनानी पड़ती. ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है वो आपको एक एक्सप्रेशन के थ्रू पता लगता है, एक्सप्रेशन डिराइव करनी पड़ती है. इसी तरह यहाँ पे भी एक्सप्रेशन डिराइव करनी पड़ती. आई वुडंट ऑब्वियसली डू इट राइट नाउ बिकॉज इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. बॉल ऑफ मास 2 kg travels horizontally with a speed of 4. Ball collides with a wall, rebounds in the opposite direction with a speed of 2.8. Time of collision is 15. What is the average force? Simply rate of change of momentum.
फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल या बॉल एक ही बात है, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बॉल का मास है 2 kg, और जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, अब ये बात याद रखना, ये पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि यू मूव करी बॉल 4 की वेलोसिटी से, और अब यू मूव करी बॉल 2.8 की वेलोसिटी से। इसको पॉजिटिव और उसको नेगेटिव रखोगे, या उसको नेगेटिव उसको पॉजिटिव, जैसे मर्जी करो। इन आइदर वे व्हेन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू वेलोसिटीज, इट्स नॉट गोना बी 4 माइनस 2.8, ये गलत है, और 2.8 माइनस 4, ये भी गलत है। आइदर यू आर गोइंग टू डू 4.4 प्लस 2.8, विच इज नॉट द परफेक्ट वे, बट दिस इज एक्सेप्टेबल क्योंकि मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। या बेहतर तरीका ये है कि -2.8 -4, दिस इज द बेस्ट वे एक्चुअली, क्योंकि वो आपको नेगेटिव साइन में आंसर देता है, और नेगेटिव आपका जवाब आता है। माइनस माइनस, 4 खुद पॉजिटिव था, 4 itself was positive, but this minus sign is just because you are subtracting the final and the initial velocity. ये जो 2.8 का माइनस साइन है उसका अपना माइनस साइन है। एनीवेज 1.5 मिली सेकेंड्स, 150 मिली सेकेंड्स था, तो ये हो जाएगा नीचे। नाउ व्हेन यू कैलकुलेट, व्हाट डू यू गेट? 2 इंटू, सो 91, 90.6 आ रहा है, विच इज 91। शाबाश, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, शाबाश। टू ट्रेन कैरेजेस ईच ऑफ मास 150, सॉरी 5000 kg, दोनों का मास, travel towards one another on a horizontal frictionless track. One is traveling at a speed of 2, one is traveling at a speed of 1, ठीक है। They collide and join together. What is the kinetic energy lost during the collision? ठीक है। So first of all, I would have to apply conservation of momentum to check के दोनों की एक बाद में स्पीड क्या होगी afterwards. So पहले तो conservation of momentum अप्लाई करेंगे। तो conservation of momentum कैसे अप्लाई करते हैं? इसका मोमेंटम लूंगा, जो कि 2 इंटू 5000 इंटू 2 हो जाएगा, और इसमें से इसका मोमेंटम सब्ट्रैक्ट करूंगा, बिकॉज ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो यू कांट ऐड द टू मोमेंटम्स टुगेदर, यू हैव टू ट्रीट इट एज अ वेक्टर। तो यू वुड हैव टू डू इट लाइक, ये हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन वाला इसकी इक्वल आना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली दे आर स्टक टुगेदर एंड दे आर मूविंग टू द राइट विद स्पीड v। एंड वो क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ओवरऑल इनको फिर इस डायरेक्शन में मूव करना। वो स्पीड v क्या है एसेंशियली, वही हम फिगर आउट करना चाह रहे हैं। टोटल जो चीज़ का मास होगा वो 5000 प्लस 5000, 10,000 हो जाएगा। सो 10,000 इंटू वी सिंपली फाइनल मोमेंटम होगा। जब मैं यहाँ से वी की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आती है, जल्दी से बताओ। आई एम गेटिंग 0.5। नाउ कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कितनी थी, वो निकालने का बड़ा आसान तरीका है। पहले इन दोनों की इंडिविजुअली निकालो। तो हाफ इंटू 5000 इंटू 2 स्क्वायर प्लस half into 5000. Now I'm only going to add, and there is no subtraction over here because we are now dealing with a scalar. So kinetic energy before collision कितनी आ रही है? क्वेश्चन बहुत इजी है, बस उसमें वर्किंग ज्यादा है। ओके, सो टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं करना कभी बहुत टाइम लग रहा है। इट्स ओके, यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट क्वेश्चंस जो कि आपके 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। So there will be questions that can be done within 10 seconds. There will be questions which are even though easy, but they will require you to just calculate diligently. So don't panic. Even though आपको पता है कि easy question है, but आपको 2-3 मिनट लग रहे हैं, तो परेशान नहीं होना आपने। ये भी एक पेपर में एक माइंडसेट की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके ओके, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ रही है 125,000 जूल, ठीक है। अब मैं निकालूंगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी या आफ्टर कोलिजन। दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो एक साथ ही मास ले लेंगे, और उनकी स्पीड थी 0.5। चलो
क्या आया? 1250 जूल्स। अब इसका और इसका आपने निकालना है डिफरेंस। तो वो आता है 123। काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है? 123,750 जूल्स। अब ये आंसर क्या है? कहाँ पे आएगा? 125, नहीं, 124,000। कोई मिस्टेक की है मैंने? ओके, आई थिंक आई एडेड वन मोर जीरो। हाँ, यहाँ पे मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया था। दिस वाज वन मोर जीरो। तो यहाँ पे कैलकुलेशन दोबारा होगी। माय बैड। सो 11250। दैट इज योर फाइनल आंसर, विच इज सी। ओके ओके, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, जस्ट रिक्वायर्स यू टू वर्क आउट एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। सो सी सही आंसर है हमारा। कौन सा क्वेश्चन था ये? 10 का सी। अभी तक नथिंग टू आउट ऑफ द ऑर्डिनरी इन दिस पेपर। ठीक है सर, व्हाट विल यू सजेस्ट? पहले आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करें, देन शेड करें, या फिर सॉल्व करें और एक साथ साथ शेड करें? साथ साथ शेड करें पेपर। अलग से एंड में टाइम ना छोड़ें शेड करने के लिए। व्हाट इफ यू आर डूइंग द लास्ट टू क्वेश्चंस एंड यू आर लाइक अच्छा हाँ मैं करता हूँ, और फिर आपके पास एंड में से 2 मिनट बचे हैं और 2 मिनट के अंदर आप सब कुछ शेड करने की कोशिश कर रहे हो, तो नो। जो आपने कर लिया क्वेश्चन उसके मार्क्स तो चाहिए ना आपको। ये आप रिस्क नहीं ले सकते कि आप क्वेश्चन जो कर लिया, आपको पता है आपने जो 15 20 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं, उनको आप कह रहे हो मैं एंड में शेड करूंगा। सो डू नॉट, नेवर एवर टेक दैट चांस। एनीथिंग कैन हैपन, यू कैन गेट स्टक, यू कैन पैनिक, वट एवर। अच्छा, आई हैव नेवर हर्ड कि दे गिव यू एक्स्ट्रा 5 मिनट्स इन द एंड टू शेड। मुझे नहीं पता था ये वाली बात का। आई डिड नॉट नो दैट, मेरे ज़माने में तो नहीं देते थे। आई विल हैव टू आस्क माई A2 स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट ईयर कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, फिर मैं आप लोगों को पूछ के बताऊंगा। ठीक है? पता नहीं यार, ये सेंटर टू सेंटर हो सकता है, बट आई वुड से पर्सनली आई वुड नेवर एवर टेक दैट चांस। ठीक है? आपको नहीं, आप पूछ लेना एग्जामिनर से आप शेड करने के लिए 5 मिनट देंगे? अगर वो बोलेंगे हम देंगे, अगर वो अपने मुंह से बोल देंगे देंगे, तो फिर आप देख लेना। वो फिर आप अली, आप सऊदीया में हो तो आई थिंक प्रॉब्ली वहाँ पे मामला कुछ डिफरेंट चल रहा हो। तो if they're saying in the examination hall that they will give you 5 minutes, then it's probably a good strategy. ठीक है? But otherwise it's not. ठीक है? इन्विजिलेटर झूठे होते हैं सर, नॉट गोना लाई। ये बात भी सही है। इन्विजिलेटर्स का कुछ नहीं पता भाई आजकल। पता नहीं पेपर भी ये लोग आउट कर रहे हैं, कौन कर रहा है, नॉट श्योर। अच्छा, एनीवेज बहुत बातें हो गई। 9 बजे तक पेपर पूरा करना है। विच सिंगल कंडीशन मस्ट अप्लाई फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम? मजे की बात है। वैसे तो दो कंडीशंस ये हैं कि रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट मोमेंट दोनों जीरो होना चाहिए। ठीक है? बट अगर आप इसको एक कंडीशन में लाके वो करना चाहो, तो फिर वो कौन सा ऑब्जेक्ट, वो फिर एक कंडीशन की अगर आप बात करो, तो इस इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने सवाल पूछा है। बट एनीवेज, आपने दो कंडीशंस ऑफ पढ़ी पढ़ी हुई इक्विलिब्रियम की। ठीक है? तो उनमें से एक कंडीशन ये है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होनी चाहिए, एक कंडीशन ये है कि रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होना चाहिए। उसमें से एक ये वाली लिखी हुई है। तो ये आपका जवाब हो गया। ठीक है? इट्स दैट सिंपल। इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना। ऑलराइट, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। किसी चीज़ का सेंटर ऑफ मास बना के दिया हुआ है। काइट इक्विलिब्रियम में है, स्ट्रिंग लगा हुआ है, उसके साथ अटैच हुआ हुआ है, वेट अटैच हुआ हुआ है। अब ये जो इक्विलिब्रियम का ट्राइंगल बनता है ना, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, आपके नोट्स में कहाँ लिखी हुई है। अ काइट हैज थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट: वेट, टेंशन एंड द फोर्स एफ फ्रॉम द विंड। अब विंड कहाँ से चल रही है हमें नहीं पता, कुछ नहीं बताया कि हवा कहाँ से चल रही है, नहीं पता ना आपको, तो आप बनाएंगे तो नहीं बैठ के वो फोर्स। उसका बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। फिच वेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंट्स द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द काइट। ये मैंने आपको ये चीज़ कहाँ बताई थी, मैं आपको बता देता हूँ स्पेसिफिकली। इफ यू गो टू योर नोट्स, डायनेमिक्स, नहीं, इक्विलिब्रियम वाला जो जिसके अंदर, तो फोर्सेस डेंसिटी प्रेशर में जाओ। ठीक है? और आ जाओ यहाँ पे।
सारी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक जगह से पास करना चाहिए। तो तीसरी फोर्स है ना, हमेशा वो अननोन रखते हैं। अब मुझे ये पता है कि टेंशन इस डायरेक्शन में है। अब मैं पहले बनाता हूँ वेट। मैं वेट का लाइन ऑफ एक्शन बनाता हूँ, सॉरी, लाइन ऑफ एक्शन। तो वेट का लाइन ऑफ एक्शन कैसे बनेगा? यूं। टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन कैसे बनेगा? यूं बनेगा। अब क्या रह गया? अब रह गया हवा कहाँ से चल रही, किस डायरेक्शन में चल रही है, राइट? अच्छा, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इसके अंदर ये वाली कंडीशन नहीं, इसके अंदर ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी इसके अंदर, सॉरी, मैं दूसरी जो मैंने ऑप्शंस नहीं देखे गौर से, इसके अंदर ये वाली कंडीशन लगनी चाहिए। ये वाली, if three forces are acting on an object at the same point and the object is in equilibrium, then the force will form a closed triangle when all three forces are drawn head to tail। ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली कंडीशन लगानी है। तो इसके अंदर लाइन ऑफ एक्शन को छोड़ दो, सॉरी आई मिसरेड द क्वेश्चन। अब आई डेफिनेटली नो कि टेंशन इस डायरेक्शन में, इसमें टेंशन की डायरेक्शन पता लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंशन जो है वो गलत भी बना के दे सकते हैं। यू नो कि भाई टेंशन हमेशा पुल करती है, तो टेंशन तो इस डायरेक्शन में ही होगी। अब विंड की डायरेक्शन आपको आइडिया नहीं है किस डायरेक्शन में है, लेकिन आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, कह सकते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा तो विंड उसको अपोज करी होगी, तो विंड की फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि फोर्स एफ समथिंग लाइक दिस होगी। बट एनी हाउ, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सी कि डब्ल्यू टी और एफ तीनों हेड टू टेल बनी हुई हो और उनका क्लोज ट्राइंगल बन रहा हो। सो देखो, इसमें ये हेड टू टेल बनी हुई है और ये तीसरी भी हेड टू टेल बनी हुई है, तो दिस वन सीम्स लाइक द करेक्ट आंसर, बट आई एम जस्ट गना टेल यू द मिस्टेक्स इन द अदर वंस एज वेल। तो ये देखो, ये दोनों हेड टू टेल नहीं बनी हुई, इन दोनों के हेड्स यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये गलत हो गया। इसके बाद इसको देखो, ये देखो दोबारा, ये दोनों हेड टू टेल नहीं बनी हुई। अंदाजा आपका सही हो सकता है कि इनकी डायरेक्शन शायद सही बनी हुई हो, बट दे आर नॉट ड्रॉन हेड टू टेल। देखो, इनके हेड्स ज्वाइन हो रहे हैं, इनके टेल्स ज्वाइन हो रहे हैं, गलत है ये, इस तरह नहीं बनाते ये डायग्राम। इसी तरह ये देखो, इन दोनों के टेल्स ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे, ये गलत हो गया। सो तीनों हेड टू टेल बनी हुई होंगी। डब्ल्यू का हेड एफ के टेल में जा रहा है, एफ का हेड टी के टेल में जा रहा है, टी का हेड डब्ल्यू के टेल में जा रहा है, राइट? इस तरह से। सो आपका आंसर ए बनेगा। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पे। अब मैंने आपको यही बताया था कि ये वाली कंडीशन मोस्टली एमसीक्यू में ही अप्लाई होती है। वो जो लाइन ऑफ एक्शन वाली क्वेश्चन है वो भी पहले आ चुके हैं, उसमें भी वो भी एमसीक्यू में ही मोस्टली अप्लाई होती है। तो इसको आपने स्पेसिफिकली इस तरह के क्वेश्चंस जितने आप स्पेसिफिकली इस तरह के ढूंढ सकते हो, जस्ट गो टू योर पहला वाला चैप्टर। पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, उसके अंदर एमसीक्यूज ढूंढ लो इस तरह के, और फोर्सेस डेंसिटी प्रेशर के अंदर जाके इस तरह के जितने एमसीक्यूज ढूंढ सकते हो ढूंढ लो, एंड यू विल फाइंड मेनी, एंड देन यू कैन डू देम। ठीक है, देयर इज हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस इन ऑल ऑफ योर फाइल्स। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर 100+ क्वेश्चंस हैं, तो इफ यू डू ऑल ऑफ देम यू शुड बी गुड एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। सारे नहीं भी करते तो एटलीस्ट हर टाइप के क्वेश्चन लाजमी करने। फोर फोर्सेस एक्ट ऑन द पॉइंट पी, forces acting in the same plane produce no resultant moment about point P. So इसका मतलब है resultant moment 0 है। What is the length xy? Interesting question. Not on point P, they act about the point P. So resultant moment 0, हमें इसका मतलब पता है कि sum of clockwise moments और sum of anti clockwise moments 0 होंगे, तो बस हमें यही अप्लाई करना है। मोमेंट्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कौन से? ये क्लॉकवाइज है, ये वाला क्लॉकवाइज है, सही। तो हो जाएगा, एक हो जाएगा 6 × 3, एक हो जाएगा 6 × 7। ये आपके क्लॉकवाइज मोमेंट निकला है। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका जो डिस्टेंस है आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। आइदर यू कैन फाइंड दिस डिस्टेंस, या फिर इसका आप ऐसा कंपोनेंट ढूंढो जो कि पी से आपको
क्या कहते हैं, फिर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। तो इट इज मच मच इजियर टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ये बनेगा। सो दिस इज द डिस्टेंस दैट यू आर लुकिंग टू फाइंड। एंगल आपके पास है तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है। गो अहेड फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस अभी आ जाए तो मुझे बताना, फिर मैं अभी बाद में लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 × d। टेल मी द डिस्टेंस, ओके। टेक द डिस्टेंस आउट, मैं उसके बाद आप लोगों के चैट में से ढूंढ के निकालता हूँ। मैं अभी बताता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का क्या है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की ट्रिक मैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, अभी ये वाली जो फोर्स है ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। और इसके लिए जो आप डिस्टेंस लेंगे वो आपको अगेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। तो आपको ये वाला डिस्टेंस लेना है। लेट्स कॉल दिस d2, लेट्स कॉल दिस d1। किसी ने d1 और d2 निकाला? कम ऑन यार, निकालो ना। थोड़ा सा टफ है डिस्टेंस निकालना भी, आई थिंक यहाँ पे, बिकॉज द वे दे हैव ड्रॉन दीज इज अ लिटिल ऑड। लेट्स सी इफ वी कैन fix this. Okay, the way they have given these distance is a little odd. तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, राइट right. तो आई थिंक फिर हमें डिस्टेंस वाली, हम्म, इंटरेस्टिंग। देखो जरा, ओ अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है सही है, माय बैड। आई विल फिक्स दिस। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व होगा। मैं अब आपकी अप्रोच, लेफ्ट साइड वाला प्रॉब्लम था नहीं, लेकिन मैं आपको एक बेहतर अप्रोच देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स मी जस्ट फिक्स दिस नाउ। आई एम गोना टेल यू दिस सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ टॉर्क ऑफ अ कपल। टॉर्क ऑफ अ कपल निकालना आता है सबको? कपल की क्या डेफिनेशन होती है? ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल वैल्यूज, लाइन ऑफ एक्शन नॉट पासिंग थ्रू ईच अदर। सो ये क्या, ये कपल है या नहीं है? 6 और 6 वाला ये कपल है। अब हम इसका निकालेंगे टॉर्क, नॉट टॉर्क। क्या लिख रहा हूं मैं? टॉर्क। और यहां पे भी लिखूंगा टॉर्क। अब ये 6 का जो कपल बन रहा है, ये क्लॉकवाइज कपल बन रहा है, ये देख रहे हो? कैन यू सी दिस एरोज? ये क्लॉकवाइज आपका कपल बन रहा है। तो 6 × डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, जो कि 7 और 3 मिला के 10 हो जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं था, ठीक है। अब आ जाती है कहानी दूसरा वाला डिस्टेंस, जो कि इन दो फोर्सेस की, ये भी कपल है या नहीं है? टू फोर्सेस, ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, इक्वल वैल्यूज हैं, और अगेन लाइन ऑफ एक्शन पास नहीं कर रहा। अब तुम्हें जो डिस्टेंस एक्चुअली चाहिए वो उन्होंने आपको ये निकालने का बोला है, बट फॉरगेट अबाउट दिस। पहले ये वाला डिस्टेंस, हमें इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, हमें ये डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं ये डिस्टेंस निकालता हूं, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस। पहले हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस डी। ठीक है, लेट्स कॉल दिस डी। जब आप कपल निकालते हैं तो आपको दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम देयर लाइक टेल। यू नीड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, चाहे आप टॉर्क से डिस्टेंस निकाल रहे हैं या पिवट से। एनी हाउ, अगर हम करें 5 × d, तो आपको यहाँ से d की वैल्यू मिलेगी। पहले d निकालो। तो 6 × 10 60, 60/5 इज 12। आई थिंक 12 मीटर्स आ रहा है, बट दिस इज नॉट द आंसर। सो d अगर 12 आ गया बेटा, तो क्या अब आपको ये पता है कि ये एंगल आपका 60 है? ये बात आपको पता है कि ये एंगल आपका 60 है? पता है ना? ये एंगल 60 है। अभी अगर ये एंगल 60 है, तो क्या ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो इस ट्राइंगल का? आ जाएगा। सो जो लेंथ एक्स वाई है वो सिंपली हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है आई थिंक, क्या होगा, sin 60। कौन बता रहा है जवाब?
I'm getting 13.8, which is 14, which is C. 13 का C है. सो देखो बीच में ऐसे सवाल. अच्छा, दिस क्वेश्चन बाय इटसेल्फ वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट ये भी आपके साथ होगा पेपर में. देखो जो जिस तरह मैं आपके सामने पेपर कर रहा होता हूँ और आप खुद भी पेपर करने बैठते हो, नोटिस किया करो कि पेपर करते हुए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपका टाइम जो है वो लेके जा सकती हैं. अब ये है कि आप एक क्वेश्चन के अंदर अप्रोच ही गलत लेके चले हैं. वो जो अप्रोच थी उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, या प्रॉब्ली इट हैव टेकन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच. So this approach by using the torque of a couple just realized कि एक्चुअली में ये और ये इक्वल एंड ऑपोजिट और लाइन ऑफ एक्शन पास नहीं करे और ये कपल हैं. जैसे ये रियलाइज किया तो काम बहुत आसान हो गया. ठीक है, बिकॉज फिर ये डिस्टेंस निकालना वरना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए. एनी हाउ, सो दैट्स बेसिकली व्हाट वी नीडेड टू डू. अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 की, तो जल्दी जल्दी इनको करते हैं. रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डेंसिटी, लेड की डेंसिटी है साइज. What is the maximum pressure that the block can exert on the table? It's pretty straightforward. ब्लॉक का जो पहले मास निकालो, ठीक है. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा. तो डेंसिटी तो है 1.13 इंटू 10⁴. जब आप वॉल्यूम निकालते हो तो आपको पहली बात है कि सारी चीज़ें आपको मीटर्स में कन्वर्ट करनी है. और वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है. तो 0.12 इंटू 0.15 इंटू 0.10, ये आपका वॉल्यूम. आपने निकाल लिया मास केजी में. कितना है जल्दी से बताओ. आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो. मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये आपका मास आ गया. अब प्रेशर जब आप निकालते हो तो वो इसका वेट अपॉन स्मॉलेस्ट एरिया होगा. ठीक है, जो स्मॉलेस्ट साइड इसकी ज़मीन पे रखी जा सकती है. स्मॉलेस्ट साइड जो इसकी ज़मीन को टच करेगी वो दिस बाय दिस होनी चाहिए. ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आ जाएगा 20.34 इंटू 9.81. ये आपका वेट हो गया. और एरिया, जो आपका एरिया सबसे छोटा वाला आएगा वो 0.12 इंटू 0.15 आएगा. निकालो. तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? 1108.5 पास्कल्स. तो 11 पास्कल्स आ रहा है, 11 पॉइंट समथिंग पास्कल्स, किलो पास्कल्स, विच इज सी. 14 का गलत लिखा हुआ मैंने आंसर यहाँ पे, तो डी आ रहा है भाई. एक मिनट, क्या गलती की है, चेक करो भाई. अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बोल के जो बोला भी है उसको फिर यहाँ पे गलत कर दिया ना. यहाँ पे 0.10 आएगा. माय बैड, आई डिड अ मिस्टेक. बड़ा वाला एरिया ले लिया, सबसे छोटा वाला एरिया लेना था ना. तो 16627 आएगा. तो इधर 16.6 पर किलो पास्कल्स. सो 14 का डी आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट करो. तब तक मैं ज़रा एक मैसेज रिप्लाई कर रहा हूँ. ओके जी, आगे चलें. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? अब देखो आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे. वर्क डन इन 1 सेकेंड, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर यूनिट टाइम. डेफिनेशन बहुत सारी लिखी हुई. विच वन सीम्स लाइक द बेस्ट डेफिनेशन? दिस वन सीम्स लाइक द बेस्ट ऑप्शन. बहुत ही वियर्ड सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, अजीब तरीके से. आई मीन इनमें बाकियों में कोई गलती निकालने वाली बात नहीं. नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रियली रॉन्ग, बट एनी हाउ. ठीक है, सो हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है वो हो गया. इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम में फ़र्क ये है कि एक्चुअली आप हर 1 सेकंड में जो वर्क डन है वो वैसे डिफरेंट हो सकता है, बट ओवरऑल एक एवरेज जो है वो यहाँ से निकलती है. तो वो पर यूनिट टाइम का मतलब एक्चुअली डिवाइड होता है. इनका मतलब डिवाइड नहीं होता, इसलिए फिर हम वो यूज़ नहीं कर रहे. ठीक है जी. बट एनी हाउ, दैट इज वाई इट हेल्प्स टू मेमोराइज दोज डेफिनेशंस.
Model car travels at a constant velocity of 12 in a straight horizontal line. The input power to the engine of the car is 800 watt. Efficiency of the engine is 60. What is the total horizontal resistive force on the car? Let's do this. ये गाड़ी है 12 की कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है. ये गाड़ी पे ड्राइविंग फोर्स है, ये गाड़ी पे रेजिस्टिव फोर्स है. इक्वल होनी चाहिए दोनों फोर्सेस. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि रेजिस्टिव फोर्स कितनी एक्ट करी गाड़ी के ऊपर. तो जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो पहले तो मैं ये निकाल लूंगा कि मेरी जो गाड़ी है उसको इनपुट पावर कितनी मिल रही है, 600 मिल रही है, 800 वॉट मिल रही है. ठीक है, तो इसमें से यूजफुल आउटपुट कितना होगा? सबसे पहले आप यूजफुल आउटपुट निकालेंगे. यूजफुल आउटपुट वुड बी 60% ऑफ 800, राइट? सो 60/100 इंटू 800. तो यूजफुल आउटपुट कितना आ गया? 480. अब यूजफुल आउटपुट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? यूजफुल आउटपुट पावर हमेशा क्या होती है? एफ वी होती है, वेयर एफ इज द ड्राइविंग फोर्स. ये बात आपने ध्यान में रखनी है. इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से एक्सेलरेट करे, डिसलेट करी, बट द यूजफुल आउटपुट इज ऑलवेज द ड्राइविंग फोर्स, द इंजन फोर्स मल्टीप्लाई बाय द स्पीड ऑफ द कार. तो यहां आ गया 12. ये वाली फोर्स आपको पता नहीं है और ये आपको पता है 480 है. तो ड्राइविंग फोर्स कितनी आ गई? ये आ गई 40. अब आपको पता है कि अगर ये 40 न्यूटन आ गई है तो ये भी 40 न्यूटन ही होगी, क्योंकि गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है. तो आंसर होना चाहिए बी. ठीक है जी, 1 मिनट के लिए देख लो, फिर मैं आगे जाता हूँ. यार दुआ करो बस 9 बजे तक पेपर कंप्लीट हो जाए, वरना आई हैव टू कट दिस क्लास शॉर्ट. ओके. विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? चलो आसान क्वेश्चन आ गया. आई मीन आई एम नॉट गोना कैंसिल एनी स्टेटमेंट, बट आई एम गोना ट्राई एंड फाइंड द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट. एनर्जी कैन नॉट बी यूज फास्टर देन इट इज क्रिएटेड. ये जरूरी नहीं है. आई डोंट थिंक. द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज लिमिटेड, सो एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड. लिमिटेड होने का मतलब क्या है? दैट अगेन इज अ प्रॉब्लम. द टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम इज कांस्टेंट. दैट इज द परफेक्ट सेंटेंस जो आपने एक्चुअली याद भी किया हुआ है. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, या क्लोज सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है. इसको कहने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर सिस्टम क्लोज्ड ना हो, इफ द सिस्टम इज नॉट क्लोज्ड, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को आप बात को बाहर निकाल देते हैं. फिर आप कहते हैं कि चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम. ये भी एक स्टेटमेंट बनती है कि क्योंकि सिस्टम में अगर वर्क डन हो रहा हो तो इसका मतलब है सिस्टम क्लोज नहीं है. तो उस सिचुएशन में क्या होता है, फिर सिस्टम जो होता है उसमें जो भी वर्क डन हो रहा होगा उससे सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है. तो जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं जिसकी वजह से वर्क डन हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट या वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उससे सिस्टम की एनर्जी में जो चेंज आता है वो उस वर्क डन की इक्वल ही होता है. बट एनी हाउ हम उसको इस तरह से नहीं देखते हैं. ये आसान है देखना कि क्लोज सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट. बैरल ऑफ मास 50 kg is loaded onto the back of a lorry 1.6 मीटर हाई. ये 3.4 का रैंप है, 50 kg का मास है, फ्रिक्शन लेस है, प्लैंक, और वो कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम वर्क डन, राइट? तो ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा ना. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा, सिंपल. यानी कि आपको कोई फ्रिक्शन की फोर्स इनकाउंटर ना करनी पड़े और आप सिर्फ ग्रेविटी को ओवरकम कर रहे हैं यहाँ पे. दैट इज द मिनिमम वर्क डन. सो हम चेंज ऑफ जीपीई ही निकालेंगे यहाँ पे. यानी कि डोंट हैव टू ओवरकम एनी फ्रिक्शन एट ऑल. तो क्या हो जाएगा? यह आ जाएगा 785 या 784.8 जूल्स. तो ये आ रहा है. एक और तरीका इसको सोचने का, ये एक और अप्रोच ये है कि ऑब्वियसली वुड हैव टू अप्लाई अ फोर्स ओवर हियर. दिस फोर्स वुड हैव टू बी इक्वल टू दिस कंपोनेंट ऑफ द वेट जिसको आप mg sin थीटा कहते हो. फिर थीटा इज दिस एंगल. अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तभी इक्वल होंगी ना.
कि अगर उसको कांस्टेंट स्पीड से यहाँ रैप अप करो और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन की फोर्स ना एक्ट कर रही हो, तो आप ये वाली फोर्स को इसके इक्वल रख लो, तो ये एम जी साइन थीटा आप इसकी जगह रख लोगे और फिर आप इसको 3.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो अगर आप एम जी साइन थीटा इंटू 3.4 करो तब भी आपका एग्जैक्टली ये आंसर आ रहा है, लेकिन थीटा आप कैसे निकालोगे? हाइपोटेन्यूज और ऑपोजिट से देख के पहले थीटा निकाल लोगे। ठीक है, तो दैट इज अनदर अप्रोच। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट सॉल्यूशन राइट नाउ, बट मैंने आपको बता दिया वर्बली कि आप उस तरह भी करोगे तो आपका जवाब सेम ही आएगा। मिनिमम वर्क डन की एक्चुअली सेंस ज्यादा बनती है कि आप उस मेथड से करो, बिकॉज फ्रिक्शनलेस को फिर आप अज्यूम कर रहे हो। बट थ्योरेटिकली यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, then all the energy that you are, whatever work you are doing on the object is just going into increasing the gp of the object. So simply gpe का ही चेंज निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। So there's just two ways of thinking about the same question. यूनिट फॉर स्ट्रेस, शाबाश, अच्छे अच्छे ऐसे ही सवाल दो हमें। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि पास्कल, बट एसेंशियली है ये कि केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, राइट? और मीटर स्क्वायर नीचे आता है, तो ये बन जाता है केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस वुड बी योर आंसर, विच इज ए। गुड, ऐसे सवाल था ताकि जरा जल्दी जल्दी हो सके। The graph shows the relationship between stress and strain for three wires of the same linear dimensions, यानी कि उनकी लेंथ सेम है और उनकी क्रॉस सेक्शन एरिया भी आई थिंक सेम है, बट उनके मटेरियल्स डिफरेंट। Which statements are correct? ओके, वो कह रहे हैं कि P की अप्रोक्सीमेशन, P की एक्सटेंशन इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ Q फॉर द सेम स्ट्रेस। इज दैट ट्रू? लेट्स सी। अगर मैं ये स्ट्रेस की वैल्यू लूं, ये एक लाइन बनाओ यहाँ पे, जस्ट मेक अ लाइन ओवर हियर, डॉटेड लाइन बनाओ। तो P की एक्सटेंशन इतनी आ रही है और Q की एक्सटेंशन इतनी आ रही है, तो ये गलत हो गया ना। P की ट्वाइस ऑफ Q नहीं है, P की एक्चुअली हाफ ऑफ Q है। उन्होंने गलत लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। P की अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ Q है, Q की एक्चुअली डबल आ रही है। ठीक है, ये बात मिटा देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं जी द रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ P टू दैट ऑफ Q इज अप्रोक्सीमेटली 2। ये बात सही लग रही है, क्योंकि जिसकी एक्सटेंशन हाफ होती है फिर उसका यंग मॉड्यूलस डबल होता है, बिकॉज यंग मॉड्यूलस इज FL अपॉन AX। डिपेंड तो मटेरियल पे करता है, बट इफ यू हैव द डेटा तो सेम फोर्स लग रही है, सेम लेंथ है, सेम एरिया है, जिसकी एक्सटेंशन हाफ होगी उसका यंग मॉड्यूलस डबल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा जी, आप कह रहे हैं फॉर स्ट्रेन लेस देन 0.1 आर ओबेज हुक्स लॉ, यानी कि स्ट्रेट लाइन है। सो अगर हम 0.1 के अंदर अंदर रहें तो लाइन सीधी है, तो आर हुक्स लॉ 0.1 के अंदर अंदर रहते हुए ओबे कर रहा है। पी और क्यू तो थ्रू आउट ही कर रहे हैं इस ग्राफ में, आर थ्रू आउट नहीं ओबे कर रहा है, लेकिन 0.1 के अंदर अंदर ओबे कर रहा है। ये भी ठीक है। सो 2 और 3 सही है, 20 का सी सही है। हाफ पेपर हो गया माशाल्लाह से। दिस इज इन द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, बट स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम शेप का बनता है, आइडेंटिकल, बट ऑब्वियसली द वैल्यूज आर ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो सेम रूल्स जो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ पे अप्लाई होते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाले और इलास्टिक लिमिट और बेटा वन में दोबारा से समझा देता हूँ एक दफ़ा। देखो, अगर मैं कोई भी स्ट्रेस की वैल्यू लेता हूँ, उन्होंने कहा कोई भी एक स्ट्रेस की वैल्यू ले लो, कोई भी सेम स्ट्रेस की वैल्यू ले लो, उस पर कह रहे हैं पी की एक्सटेंशन क्यू से डबल है, तो फिर पी की स्ट्रेन क्यू से डबल आनी चाहिए ना। लेकिन क्या हो रहा है, सेम स्ट्रेस के ऊपर क्यू की स्ट्रेस डबल आ रही है, पी की हाफ आ रही है, तो इन्होंने ट्वाइस का वर्ड गलत लिखा हुआ है ना। द वर्ड ट्वाइस इज रॉन्ग। ओके, सो 20 का सी हमने सही कर लिया। नाउ दिस इज हाफ वे थ्रू द पेपर। बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा कि हम अगले आधे घंटे में 20 सवाल और कर सकेंगे, बट इमेजिन करो हम एग्जाम में बैठे हैं और अब हम इस सिचुएशन के सामने बैठे हैं, तो क्या करते हैं, लेट्स सी। 4 solid steel rods equally support an object weighing 10 kilonewton.
Each rod is of length 2 meters and a cross-section area of 250. The weight of an object causes the rod to contract by 0.1. The rod obeys Hooke's law. What is the young model of steel? Imagine करो एक टेबल की 4 टांगे, वो 4 रॉड्स हैं आपके पास, ठीक है। तो जब टेबल पे कोई लोड रखते हैं तो वो चारों रॉड्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं बाय 0.1 mm. व्हाट इज द यंग्स मॉड्यूलस? आप सिर्फ एक काम कर लें, सिर्फ इतना सा काम कर लें, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर लें। तो एक रॉड पे जो लोड आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? जब इक्वली सपोर्ट करें तो एक रॉड पे जो लोड आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? 2.5 किलो न्यूटन का। बस अब आगे आप यहाँ से काम करें, इजी हो गया। अब यंग मॉड्यूलस निकालना है, एफ एल अपॉन ए एक्स करना है आपने, इजी पीजी हो जाएगा। 2500, 2 meters, 250 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना आता है। तो मिलीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं आप? 10⁻³ करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। और यहाँ पे आएगी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन है 0.1 mm, तो यहाँ पे आप करेंगे 0.10 इंटू 10⁻³ मीटर्स में कन्वर्ट हो गई। नाउ यू डू दिस एंड यू शुड गेट द राइट आंसर। जल्दी जल्दी चेक करते हैं। 2500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इंटू 10⁻। मेरे पास तो आ रहा है 2 इंटू 10⁻11। एक बात मैं वैसे भी बता दूं, स्टील या किसी भी मेटल का जो यंग्स मॉड्यूलस है उसकी रेंज आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि 10⁻10 या 10⁻11 की रेंज में ही होती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। 10⁸, 10⁹, 10⁻7 या 10⁻12 या 13 नहीं होगी। मेटल्स के यंग मॉड्यूलस का आपको ये एक रीजनेबल एस्टिमेट भी वैसे याद होना चाहिए। किसी भी मेटल का या स्टील वगैरह का यंग मॉड्यूलस जो होता है वो 10⁻11, 10⁻10 इसकी रेंज में रहता है, ठीक है। एनी तो एज सून एज यू गेट समथिंग एल्स बी सर, यू शुड बी अलर्ट कि आपके आंसर में कोई ना कोई गलती है। शाबाश शाबाश, आगे चले। द ग्राफ, ये देखो डिफॉर्मेशन में से कितने सारे सवाल आए यार, एक दो तीन। टेक्निकली स्ट्रेस का यूनिट पूछा है तो पहला चैप्टर, बट दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम सच अ स्मॉल चैप्टर, सरप्राइजिंग। अच्छा, पिछले पेपर में हम देखे थे इलेक्ट्रिसिटी बड़ा इजी आया था, तो लेट्स सी यहाँ पे आज इलेक्ट्रिसिटी कैसा आता है। विच ग्राफ शोज हाउ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वेरीज विद द फोर्स अप्लाइड टू इट। टू एरियाज पी एंड क्यू आर लेबल्ड। लेंथ है, ये लेंथ का ग्राफ है, याद रखो, एक्सटेंशन नहीं दी हुई। विच एरिया रिप्रेजेंट्स द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। देखो ये बात याद रखना कि जो आपका एक्सटेंशन वाला ग्राफ है वर्सेस फोर्स, इस तरह का ग्राफ बना, तो जो है आपके पास वैसे तो टेक्निकली फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जो एरिया होता है वो वाला एरिया आप ले रहे होते हो, तो टेक्निकली स्पीकिंग ये वाला एरिया कह लो या ऊपर वाला इसका एरिया कह लो, वाई एक्सेस वाला एरिया कह लो, बराबर ही होता है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, ठीक है। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग का एक्सटेंशन वाला पार्ट जो है वो एक्सटेंशन वाला पार्ट यहाँ से शुरू होता है। ये जो पार्ट है क्यों ये नहीं अप्लाई होता, बिकॉज अगर ये एक्सटेंशन का ग्राफ होता तो इसका एक्स एक्सेस यहाँ पे बना हुआ होता। So this is the area that is relevant only. So I think this should only be P, nothing else. 22 का A बिल्कुल सही है, ठीक है। A horizontal beam of vertically polarized light, polarization का सवाल है, of amplitude A is incident normally on a polarizing filter. The transmission axis of the filter is at an angle 50 degree to the vertical. तो vertically polarized light थी, transmission axis 50 degree from the vertical है, तो एंगल थीटा 50 लेंगे। What is the amplitude of light after it has passed through the filter? देखो अगर आप मलूज लॉ अप्लाई करो तो ओरिजिनली तो इट इज अबाउट इंटेंसिटी, तो अगर आप ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इंसिडेंट इंटेंसिटी से कंपेयर करो तो कॉस स्क्वायर थीटा से आती है। बट अगर आप एम्पलीट्यूड की बात करो, बिकॉज amplitude is proportional to under root of intensity, so this literally becomes just a matter of cos theta, that's all it is. So that's all you need to do. तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी अगर मैं निकालता हूं तो ओरिजिनल इंटेंसिटी A इंटू कॉस 50 करके आ जाएगी, तो वो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बस मुझे कॉस 50 ही करना था लिटरली, और कुछ नहीं, तो 0.64 A।
23 का सी, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे नहीं होता, कीप दैट इन माइंड अगर एम्पलीट्यूड के साथ काम कर रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। जब थ्योरी में ये पेपर आता है तो वो डायरेक्टली आपको अलाउ नहीं करते कि आप ये फॉर्मूला यूज करो। अगर थ्योरी में ये वाला पार्ट आ जाए एम्पलीट्यूड का, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, पहले आप ये लिखेंगे, फिर ये एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर आप वर्किंग करेंगे। ठीक है, बिकॉज ओरिजिनली द लॉ इज अबाउट इंटेंसिटी, बिकॉज इंटेंसिटी इज समथिंग दैट यू कैन मेजर, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट मेजर। मेजर आप इंटेंसिटी करते हो। Progressive longitudinal sound waves moves through air. The diagram shows the position of the air particles along the wave at one instant. So Q से Q तक का distance है, Q is distance x from point P. Definitely this is center of two rare fractions. तो ये distance lambda के बराबर है, ये पूरा 1 lambda के बराबर है डिस्टेंस, क्योंकि एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरी रेयर फ्रैक्शन तक का सेंटर है ये। Which graph shows the variation of displacement of air particles with distance from particle P along the wave? Good. गुड 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 गुड। होता यह है कि जो आपका सेंटर ऑफ रेयर फ्रैक्शन या सेंटर ऑफ कंप्रेशन होती है उस पर डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होती है, लेकिन अब जो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो टू द राइट मूव हुए हैं, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ये टू द लेफ्ट मूव हुए होते हैं। तो इधर होनी चाहिए पॉजिटिव और इधर होनी चाहिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, अब ये चीज वैसे मैंने आपको वेव के जो डायग्राम बना के दिखाया था इसके अंदर ये पूरा समझा के बनाया था, तो आई आई वुड एक्सपेक्ट यू कि आप थोड़ी सी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो, ये देखो इत्तेफाक से वही पेज खुल गया। सो आई हैव ड्रॉन कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस ऑन द डायग्राम बिलो, एंड देन आई हैव ड्रॉन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव उसके साथ ही अलाइन करके। अब जहां जहां नोटिस करो रेयर फ्रैक्शन आती है वहां पे रेयर फ्रैक्शन पे डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ जीरो होती है, बट इट्स कटिंग अपवर्ड्स ऑफ एवरी सिंगल टाइम, अज्यूमिंग के पॉजिटिव इज पार्टिकल्स डिस्प्लेस टू द राइट एंड नेगेटिव मींस पार्टिकल डिस्प्लेस टू द लेफ्ट। सो देखो रेयर फ्रैक्शन पे हमेशा ग्राफ यूं कट करता है एक्स एक्सिस को, और कंप्रेशन पे ग्राफ यूं कट करता है। अब ये इसकी रीजन क्या है, मैंने पूरा इसको एग्जैक्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इवन पेंडुलम की एनालॉजी देके भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये सारी बातों को। तो ये कंप्रेशन का सेंटर है, कंप्रेशन का सेंटर है, कंप्रेशन का सेंटर है, ये रेयर फ्रैक्शन का सेंटर है। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बट नोटिस करो कि अगर एक रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन के बीच का डायग्राम बनाओ तो यूं बनता है, और अगर कंप्रेशन से कंप्रेशन का बनाओ तो यूं उल्टा बनता है। तो दिस शुड बी, कहाँ गए हम, दिस शुड बी सी। आई होप आई एम करेक्ट, 24 का सी है। गुड। तो कभी कभार बहुत अच्छा फील होता है जब आपके नोट्स में कोई बात आपने एक्सप्लेन की हो और आपको क्वेश्चन जो कि, अब सपोजिटली इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू मास्टर, बट इसीलिए मैंने इसको लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया और यहाँ मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। तो अच्छा फील होता है आपके नोट्स में कोई बात आपने एक्सप्लेन की हो और वो सीधा आपको सवाल का जवाब तक पहुंचा दे। ठीक है, क्वेश्चन 25 करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन, which law gives the principal region of this wave and an example of electromagnetic wave with a lower frequency? Okay, चलो सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल रीजन निकालेंगे। ये वाली आपको वैल्यू 3 × 10⁻⁸ ही रखनी है हमेशा। वेवलेंथ आप निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, क्योंकि याद आप यूजुअली वेवलेंथ करते हैं, फ्रीक्वेंसीज नहीं करते। आपके बुक्स में और नोट्स में भी वेवलेंथ लिखी हुई होती हैं। ये हो गया 1 × 10⁻⁻8। अब जब 1 × 10⁻⁻8 है तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा रीजन है। माइक्रोवेव से तो ऊपर ही है कोई ना कोई। मुझे विजिबल लाइट भी नहीं लग रहा, विजिबल लाइट के अंदर होता है 400 से 700 नैनोमीटर। अगर आप लिखो 100 नैनोमीटर, तो ये बन जाता है 1 × 10⁻⁻7 मीटर्स। ये होता है विजिबल लाइट का, दिस इज विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट का एक्सप्लेन किया। तो ये वाला जो बनता है फिर ये रीजन कौन सा बनेगा, ये रीजन बनेगा आपका डेफिनेटली अल्ट्रा वायलेट। आई थिंक दिस वन सीम्स लाइक अल्ट्रा वायलेट टू, नहीं नहीं, इट्स अ, हाँ दिस वेवलेंथ इज अ लिटिल शॉर्टर देन दैट ना, तो इट हैज टू बी अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट को मैं चूज करूंगा, इंफ्रारेड तो डेफिनेटली नहीं है। अब इससे लोअर फ्रीक्वेंसी का कोई रीजन बताएं तो वो विजिबल लाइट बनता है, क्योंकि एक्सरे की तो अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा होती है, तो 25 का सी बनना चाहिए।
यस। अच्छा, मुझे जो वैल्यूज आपकी याद करने वाली ना, मोस्टली मुझे खुद याद नहीं होती। जिस तरह मुझे कॉर्क्स के फ्लेवर्स के चार्ज हमेशा भूल जाते हैं। मेरा काम नहीं पेपर देना, आपका काम है, तो आपको ये याद होनी चाहिए चीज़ें। Source of sound emits a wave of constant frequency. The source moves at a constant speed and travel in a straight line relative to a stationary observer. They haven't told you whether it's moving away or towards. Which velocity of the source gives the smallest observed frequency? Okay. सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो यू हैव टू बी मूविंग अवे, बिकॉज व्हेन यू मूविंग अवे द वेवलेंथ इंक्रीजेस एंड द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ठीक है। ओके। अब क्या बात करनी है? अवे मूव कर रहा है तो इस ऑप्शन और इस ऑप्शन को तो निकाल दो। अब इसमें ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है। द ग्रेटर द स्पीड, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, द ग्रेटर द स्पीड विद व्हिच द सोर्स इज मूविंग द स्मॉलर द फ्रीक्वेंसी विल बी। तो 26 का भी हो जाएगा, इस पर कैलकुलेशन नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, इवन दो यू हैव बीन गिवन सम नंबर्स बट यू आर नॉट गोना यूज द फॉर्मूला। ओके। 27, व्हाट कुड डिस्क्राइब द टाइम बेस ऑफ अ सीआरओ? क्या यार, क्या सवाल करना। फ्रीक्वेंसी पर डिवीजन ऑन द स्क्रीन। व्हाट? दिस इज हाउ आई राइट टाइम बेस जो होता है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिविजन हो जाता है ना। ये इस तरह होता है। अगर मैं टाइम बेस को सब्जेक्ट बनाऊं, इस तरह हम लिखते हैं। आपके नोट्स में ऑब्वियसली मैंने लिखा हुआ है, तो पीरियड अपॉन डिविजन्स, इस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सी विच एक्सप्रेशन मैचेस दिस particular formula. So frequency per division on the screen, that would not make sense. The number of divisions on the screen per unit frequency. पता नहीं, शायद, maybe. The number of divisions per unit time. Time time per division, yeah, that makes most sense. Time per division. यानी कि एक डिवीजन, क्योंकि इनका जो यूनिट होता है वो किस तरह का होता है, इस तरह होता है ना, सेकेंड्स पर सेंटीमीटर, इस तरह दिया हुआ होता है। या फिर कभी कभी दिया हुआ होता है मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। तो टाइम पर डिवीजन यानी कि एक बॉक्स जो है हॉरिजॉन्टली वो कितना टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम पर डिवीजन, दैट मेक्स द मोस्ट सेंस। राइट। वियर्ड वियर्ड से भी सवाल आ रहे हैं बीच में, बट एनी हाउ, टाइम पर डिवीजन तो मैंने इसको यूनिट्स के थ्रू समझा है। मतलब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, मैंने इसको यूनिट के थ्रू समझा है। तो 27 का हमारे पास डी है, सही किया है। चलो अब 28 करते हैं। What happens when two waves superpose at a point? Their amplitudes are added together. Yeah, the displacements are added together. This one is definitely correct. Their frequencies. तो 28 का B है, straightforward. Principle of superposition, right? Okay. Let's move forward to 29. An electromagnetic wave is diffracted as it passes through a single slit. The width of the slit is larger than the wavelength. Which change will decrease the amount of diffraction? गैप और बड़ा कर दो या वेवलेंथ और छोटी कर दो, डिक्रीज करनी अमाउंट ऑफ, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उससे डायफ्रैक्शन हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस शुड नॉट बी द आंसर। डिक्रीज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। दिस वन seems to be the right answer, because if you make the wavelength even smaller than the width, already wavelength width से छोटी है, अगर आप वेवलेंथ को और छोटा कर दोगे तो आंसर आपका बी बनना चाहिए। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में आप गलतियां निकाल सकते हैं बैठ के, बट दैट इज हाउ, दिस इज द लॉजिक। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और फिर ये दोनों भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और फिर इसको फर्दर छोटा किया बिकॉज इट वाज ऑलरेडी स्मॉलर देन द गैप, तो इसका मतलब आपकी डायफ्रैक्शन और कम हो जाएगी। आई थिंक वी हैव कॉट अप अ लिटिल बिट। हमने कहा था आधे घंटे में 20 सवाल करने हैं। उस वक्त 8:30 हो रहे थे, तो अभी पिछले 15 मिनट में हम ऑलमोस्ट 9 सवाल कर चुके हैं। तो वी हैव कॉट अप, बट यही स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। वी नीड टू गेट डन बाय 9। द डायग्राम शोज विजिबल लाइट इंसिडेंट, बट आगे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। द डायग्राम शोज विजिबल लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डायफ्रैक्शन। बस बाय द वे, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो पेपर में, तो आई वुड सजेस्ट कि वेव्स के क्वेश्चन करके भागो और पहले जो है ना न्यूक्लियर फिजिक्स के सवाल कर लो, बिकॉज इनवेरिएबली
यू वुड नो कि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ 2-3 सवाल तो आएंगे मुश्किल, एंड जो आपके आखिरी के न्यूक्लियर फिजिक्स के सवाल होते हैं दैट यूजुअली टेक यू लेस टाइम. सो इट कुड बी अ स्ट्रेटजी कि इफ यू आर लाइक स्ट्रगलिंग फॉर टाइम टुवर्ड्स द एंड, यू कैन जंप टू द लास्ट 2-3 क्वेश्चंस एंड गेट डन विद दोज, बिकॉज वो न्यूक्लियर फिजिक्स के होंगे एंड पार्टिकल फिजिक्स, एंड देन यू कैन कम बैक टू द इलेक्ट्रिसिटी पार्ट. ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद टाइम. इफ यू आर नॉट, तो फिर आप कर सकते हैं. यस, काइनेमेटिक्स डायनामिक्स ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बिल्कुल सही बात है, कोई शक नहीं इसमें. अच्छा, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में विजिबल लाइट आ गई. ये 53 का ये एंगल है, ये फोर्थ ऑर्डर है जी. और कह रहे हैं द पैटर्न लाइन करेंगे द फोर्थ ऑर्डर, द ग्रेटिंग हैज अ लाइन स्पेसिंग. तो ये डी की वैल्यू दी हुई है आपको, ये थीटा दिया हुआ है आपको, ये n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है. What is the wavelength of light? This is an easy question because all you need to do is just apply the formula. Nothing too complicated. So wavelength जब आपने निकालनी है तो all you need to do is 2.7. प्लीज कैलकुलेटर में डालो, जल्दी से आंसर निकाल के दो मुझे. मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना, सो दैट आई नो कि आप डायरेक्ट मार्किंग स्कीम से देख के नहीं बता रहे. तो ये हो गया, ये 16 नहीं है, सॉरी ये 6 है. ये डी की वैल्यू हो गई साइन 53, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 होगा. तो लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है? 5.39 इंटू 10 की पावर -7 मीटर्स. दैट्स द वेवलेंथ. सो 5.4, 30 का बिल्कुल भी है. दैट्स ग्रेट, 30 भी हो गया. आज जो स्टेशनरी वेव का सवाल करें. हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब क्लोज एट वन एंड हैज, ये एक्सपेरिमेंट आपके नोट्स के अंदर भी है, राइट? ये हमने डस्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया हुआ है. तो जहाँ जहाँ हीप्स बने हुए होते हैं वहाँ पे नोड्स होते हैं वेव के फॉर्म, और हर नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हाफ लेमडा होता है. दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर. But please always read the, even if you think something is recognizable, something is more familiar, do not skip the whole question. Read the question and then do it only. क्योंकि सवाल में कुछ भी ट्विस्ट हो सकता है. So एक end से open, एक end से closed है. This wouldn't really matter that much. Has a layer of dust layer inside on the lower side. Sound is emitted from a loudspeaker placed near the open end of the tube. The frequency of the sound is varied. At one frequency, stationary waves were formed so that the dust forms small heaps at nodes. तो ये नोड है आपके. हाफ लैम्डा, 1 लैम्डा, 1.5 लैम्डा. ठीक है. स्पीड ऑफ साउंड इज 330. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड? चलो शाबाश, पहले लैम्डा निकालो. बताओ 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 क्या आ रहा है? 20 सेंटीमीटर्स. सो वी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ करेंगे अब. 330 मीटर्स पर सेकंड में स्पीड दी हुई है आपको. ये आपको मीटर्स में लिखना पड़ेगा और ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1650. 31 का ये. ठीक है. एनीवन नीड्स टू सी दिस फॉर द सेकंड टाइम? नो. आ रहे हैं समझ सारे? थोड़ा मुझे पता है कि सेकंड हाफ ऑफ द पेपर में स्पीड बढ़ा दी है, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि अभी तक कोई बहुत टफ नहीं आया. सही है, कुछ भी सवाल पे से आपको रोकना हो मुझे तो आप रोक सकते हो, बट आई एम स्टिल ट्राइंग कि 9 बजे से पहले हो जाए. देयर इज अ करंट इन द रजिस्टर फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. Which statement about the total charge that passes through the resistor is correct? Okay, it can take any value. What? No, no, no. Charge cannot have any value. It has to be a multiple. It has to be an integer multiple of elementary charge. That's correct. It is not the elementary charge. Integer elementary charge का कोई भी multiple होगा. It is not the rate of flow of current. ये जो definition है, current is the rate of flow of charge. Charge is not the rate of flow of current. ठीक है? नहीं बेटा, हीप्स पे एंटी नोड्स नहीं बनते. असेंशली एंटी नोड्स का मतलब होता है जहाँ पे साउंड जो है वो जहाँ पे एयर वाइब्रेट नहीं कर रही होती. जहाँ पे एयर वाइब्रेट नहीं करती वहाँ पे डस्ट डिस्टर्ब नहीं होती. ठीक है. और जहाँ पे डस्ट डिस्टर्ब नहीं होती वहाँ पे वो पाइलअप होना शुरू हो जाती है. तो यहाँ पे हवा होगी, यहाँ पे हवा होगी, इसलिए डस्ट विल बी ब्लोन टू दीज साइड्स. यहाँ पे हवा नहीं होगी इसलिए यहाँ पे हीप्स बनना शुरू हो जाएंगे. बट इट वुडंट रियली मैटर इवन इफ यू लेबल इट ऑल एज एंटी नोड्स. इट डजेंट मेक अ डिफरेंस टू योर कैलकुलेशन, बट थ्योरेटिकली स्पीकिंग यस, ये नोड्स होते हैं. ठीक है. तो इवन आप सारे एज लिख भी लेते थे, डजेंट मैटर, कैलकुलेशन आपकी सेम ही आती. ओके, 32 का बी था. शाबाश.
PD across a filament nab is rosely from 0 to its normal operating value, which graph gives the IV characteristic of a lamp A इजी। ये तो हमेशा ऐसे ही होता है। अब इसकी रीजनिंग क्या होती है आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो ग्रेडियंट डिक्रीज करता है। easiest question, so you will obviously always get questions that you can do in 10 seconds. Still try to take one more time to read the question even if you think it's too easy। ठीक है, तो जहां आपको सवालों में ज़्यादा टाइम लग जाता है, जहां फोकस लूज कर देते हैं, वहां पे आप रीगेन भी कर सकते हैं अपना टाइम पेपर का, बिकॉज यू विल ऑलवेज गेट क्वेश्चंस व्हिच कैन बी डन इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। Current of 12 ampere in a wire of length 0.35, average speed of electrons in the wire is this, how many free electrons are in the wire। ओह मज़ेदार सवाल, इसमें मैं पहले भी एक दफ़ा फंस गया था। पहले तो I इज इक्वल टू ANVQ से स्टार्ट करते हैं, जो हमने फॉर्मूला याद किया है स्टार्ट वहां से ही करेंगे। अब वो कह रहे हैं I इज इक्वल टू ANVQ से आपने करना है जब, तो इसमें सीन ये होता है सारा कि आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दिया हुआ वायर का, तो अब आप क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर हम क्या हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और हमें ये पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इनटू लेंथ होता है। तो क्या ये क्वेश्चन इस तरह हो सकता है, और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम से हो सकता है, इस तरह हो सकता है। सो दैट्स माय अप्रोच, बट देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस एज वेल फ्रॉम विच यू कैन डू इट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, मैं बोलूंगा 12 एम्पियर का करंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं निकालना चाहता हूँ, नंबर डेंसिटी मुझे, नहीं इन्होंने मुझे नंबर डेंसिटी भी नहीं दी ना, ओह ओके, मैं चैट से चीटिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, मुझे चैट पे किसी ने जवाब दिया, मैं इसको देख लेता हूँ। ओके, सो वन वे ऑफ डूइंग दिस, इसके आप टोटल चार्ज निकाल लो कितना पास कर रहा है वायर से। आपको पता है कि चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, लेकिन अगेन आपके पास टाइम तो दिया हुआ नहीं है उन्होंने, स्पीड आपको बताई हुई है। हम्म, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपकी वायर है याद रखो। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं तो ये वायर की लेंथ हो सकती है, ठीक है। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम से आएगी, लेंथ है हमारे पास वायर की 0.35 और स्पीड है 5 × 10⁻⁻⁴। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आती है, सॉरी टाइम क्या आता है, टाइम यहाँ पे लिखना है, स्पीड यहाँ पे लिखनी है। तो हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, 0.35 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁻⁴। ये क्वेश्चन में पहले भी एक दफ़ा इस तरह का आया था तो मैं फंस गया था, बट 700 सेकेंड्स लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ठीक है। टाइम आपने निकाल लिया, अब अगला आपका स्टेप क्या होगा, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अब अगला स्टेप ये होगा कि आप जो हैं देख रहे हैं कि कितने टाइम में ये इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो किया, तो सिंस यू नो द टाइम नाउ यू कैन कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट इज फ्लोइंग। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको करंट पता है और टाइम पता है। तो 700 सेकेंड में काफ़ी सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा इंटू 12, तो मेरे पास टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, 8400 कूलम्स का चार्ज फ्लो किया। अब तीसरा स्टेप ये है कि सिंस यू नो द टोटल चार्ज एंड यू नो दैट द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज एलिमेंट्री चार्ज, तो उससे आप डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इस तरह आप करें तो आपका जवाब आ जाएगा। तो आपके पास 8400 और चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर आप कर दें तो इससे आपके पास जवाब आ जाएगा। 5.25 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स किधर है, B34 का सही है। ओके, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड 6 क्वेश्चंस, लेट्स सी। नहीं हो पाएगा, 2-3 मिनट ऊपर हो जाएंगे, बट विल सी। 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड अवर सेल विच सर्किट हैज अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 100, राइट। इसका 100 नहीं आएगा, आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज दिस विल बी लेस देन 50, ये लेस देन 50 होगा, तो जब मैं इसको 100 से प्लस करूंगा तो ये मोर देन 100 आएगा, दिस विल बी मोर देन 100 टोटल मिला के, तो दिस इज नॉट द आंसर।
अच्छा, 100 और 100 का जो है वो 50 आता है, इसका जो है वो 50 आएगा, और 50 + 50 जो है वो फिर टोटल 100 आ जाएगा। तो बी आपका जवाब है, राइट। अगेन ये ट्रिक में क्या यूज कर रहा हूँ, एक बात मुझे ये पता है कि पैरेलल में जब दो रेजिस्टर्स लगे होते हैं तो उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस छोटे वाले से भी कम आता है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात मुझे ये पता है कि पैरेलल में अगर रेजिस्टर्स आइडेंटिकल लगे हो तो उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे ये दो लगे हुए तो 100/2 हो जाएगा। अब दिस इज ऑब्वियसली 100 + 100 + 50, सो दिस इज 250। दिस इज ये टोटल मिला के ओवरऑल लेस देन 50 होगा सारा। दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। The total will be less than 50 because the smallest one is 50. So you can never get a resistance of 100 out of this. So ये easy question था, again could be done in 30 seconds. Each of Kirchhoff's law is a statement based on conservation of a physical quantity. चलो, Kirchhoff's first law is conservation of charge and Kirchhoff's second law is conservation of energy. So that's basically the question number 36. इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ इन्होंने आपको घुमा फिरा के नहीं दिया, तो माशाल्लाह से आसान क्वेश्चंस दे रहे हैं। ये पिछले 2024 में ऐसा हुआ है, तो नाउ यू मे एक्सपेक्ट कि अगर 2024 में इलेक्ट्रिसिटी पे बड़ा कम फोकस किया है और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं डाला, पोटेंशियोमीटर्स नहीं डाले, मुश्किल मुश्किल बहुत सारे रेजिस्टर्स वाले जो सवाल होते हैं वो नहीं डाले, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अब 2025 में इलेक्ट्रिसिटी के मुश्किल सवाल आ सकते हैं। आई नेवर गेस पेपर्स, बट दिस इज समथिंग जो कि मुझे नज़र आ रहा है। आप लोगों के पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ सकती है और ज़्यादा मुश्किल आ सकती है, ठीक है, तो तैयार हो जाओ थोड़ा सा। पोटेंशियोमीटर्स, इंटरनल रेजिस्टर्स और थोड़े से ज़्यादा रजिस्टर जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट वाले सवाल हैं वो करने बैठ जाओ, ठीक है, तैयार है ना, ठीक है। अच्छा जी, a cell with EMF of 1.5 develops a current of 0.26 to a resistor of resistance 5 between its terminal. What is the internal resistance of the cell? I'm not gonna overcomplicate this, I'm just gonna draw the whole circuit. ये इसका इंटरनल रेजिस्टर है, ठीक है, ये है 5 ohms, इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल r, इसकी वैल्यू है 1.5 वोल्ट्स, और ये करंट 1.26 नहीं 0.26 एम्पेयर है। तो अब आप जो इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं वो सिंपली ये है कि आपने याद की वो यहाँ पे तो बेहतर है, E इज इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि वही करंट उसमें से भी गुजरेगा, और आई टू कैपिटल आर। आपको निकालना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। आई को मैं कॉमन ही ले लूँगा, यहाँ पे लिखूंगा 1.5, चलो नहीं लेते कॉमन, वापस दोबारा, हाँ आई को कॉमन ले लेते हैं, तो 0.26, बल्कि नहीं लेते कॉमन, हाँ मकई में टाइम ज़ाया होगा, दोबारा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.26 इंटू स्मॉल आर प्लस 0.26 इंटू 5, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। बाय द वे ये एक्सप्रेशन किरचॉफ सेकंड लॉ से ही निकाली है, ये इसके अक्रॉस पीडी है और ये वाला पीडी इसके अक्रॉस है, तो दोनों पीडीज का सम इसके बराबर होता है, सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ पीडीज। सो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, किसने निकाली, 0.769 ohms। सो डी इज योर आंसर, 37 का डी हो गया। चलो जी, अब हम बहुत अच्छे टाइम पे कंप्लीट कर लिया। व्हाट इज नॉट अ क्वार्क फ्लेवर, दिस वन इज नॉट अ क्वार्क फ्लेवर। बाकी 6 फ्लेवर्स आपको याद होने चाहिए, कौन से थे, अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप बॉटम, ठीक है। 38 का भी हो गया। हाउ मेनी डाउन क्वार्क्स आर इन अ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन 3 1, ओके। पहले इसमें देखते हैं कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। सो हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इट हैज 1 प्रोटॉन्स, एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, इट हैज 2 न्यूट्रॉन्स, 3 - 1 करके। अब एक प्रोटॉन में होते हैं, एक प्रोटॉन में कितने अप क्वार्क्स होते हैं, 2 अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होता है, और इस पूरी चीज को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यू हैव वन क्वार्क, वन सॉरी प्रोटॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन के अंदर होते हैं एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क, तो टोटल अब डाउन क्वार्क कितने हो गए, एक डाउन क्वार्क ये हो गया, और 2 × 2 4 डाउन क्वार्क्स ये हो गए, ठीक है, एक ये हो गया, 4 ये हो गए, टोटल हो गए 5 डाउन क्वार्क्स। तो D39 का बनना चाहिए। आइसोटोप, an isotope of boron decays into beryllium by beta plus emission. Which particle is emitted in addition to beta plus particle? A neutrino. Neutrino, not anti-neutrino, okay? अगर बीटा माइनस होता तो एंटी न्यूट्रिनो होता, तो 40 का सी है। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह,
सो द सेकंड पार्ट ऑफ द पेपर वाज एक्चुअली ईजियर इन बोथ ऑफ दीज सिनेरियोज, आज भी और कल भी। अब हम 1 या 2 दिन तक और ऐसा ही करेंगे कि अभी 2 2 वेरिएंट में आप लोगों को एक एक वेरिएंट और करवा दूंगा, ईयरलीज और कर लेंगे, ठीक है। एंड देन वील स्टार्ट फोकसिंग ऑन टॉपिक्स जिसमें आपको मुश्किल है। एंड आई विल ट्राई एंड फाइंड हिस्टोरिकली, तो मैं ये करता रहा हूँ कि आई विल डू क्वेश्चंस जो कि मैंने पहले दूसरे बैचेस के साथ नहीं किए हुए, तो आई वुड जस्ट डू इजी क्वेश्चंस और हार्ड क्वेश्चंस वट एवर, बट जो मैं पिछले बैच को करा चुका होता हूँ उसको अवॉइड करके मैं अगले बैच को डिफरेंट क्वेश्चंस करवा देता हूँ। दिस टाइम आई एम गोना ट्राई एंड डू दिस कि मैं सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो निकाल के कोशिश करूंगा हर चैप्टर के निकाल के रख लूँ, या हर चैप्टर के नहीं सबसे मुश्किल चैप्टर्स के सबसे मुश्किल क्वेश्चंस निकाल के रख लूँ और वो आपके साथ डिस्कस करूँ। सो दैट वुड इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट्स बोथ। इसकी एक कंबाइंड क्लास जिसमें इसके जितने मुश्किल क्वेश्चंस कंपाइल किए हुए होंगे ओवर द लास्ट 10 years वो आपके साथ डिस्कस हो जाएंगे, जितने मैं इलेक्ट्रिसिटी में खुद बहुत फंसता हूँ। इस तरह वेव सुपरपोजिशंस और फिर काइनेमेटिक्स डायनामिक्स, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप सबसे टफ सवाल निकाल सकते हैं, बट ऑब्वियसली बाकी चैप्टर्स में से भी मुश्किल सवाल आ सकते हैं, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट से भी मुश्किल सवाल आ सकता है, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।